हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास को देख लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और उसमें क्यू वैल्यू का भी कुछ जिक्र आया। यहाँ पर भी थोड़ा सा रिएक्शंस और बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू के बारे में अभी सॉल्विंग करेंगे और साथ ही साथ पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज का मेन टॉपिक हमारा रेडियो एक्टिविटी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था। प्रोसेस क्या बता दिया था कि अगर कोई जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है तो हर न्यूक्लियस का अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम या ज्यादा होता है। बहुत छोटे न्यूक्लियस होते हैं तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, बहुत बड़े न्यूक्लियस होते हैं तो भी कम होता है, बीच में थोड़ा कांस्टेंट चलता है ग्राफ। जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है या बहुत ज्यादा है वो लेस स्टेबल होते हैं और बीच की जो जगह है वो ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन लेस स्टेबल भी स्टेबल होते हैं और जो बीच वाले हैं वो तो ज्यादा स्टेबल हैं। तो लेस स्टेबल हो या मोर स्टेबल हो, ये सब स्टेबल हैं, यानी कि अपने आप ये टूटते नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी बनते हैं, चाहे तो वो किसी लॉन्ग प्रोसेस के बीच में बाई प्रोडक्ट बन जाए, चाहे वो किसी पर्टिकुलर तरीके से एनर्जी रिसीव कर ले नेचर से। कुछ ऐसे न्यूक्लियस बन जाते हैं या किसी न्यूक्लियस के कुछ ऐसे आइसोटोप बन जाते हैं जो कि स्टेबल नहीं रहते। तो कहा गया कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस है या रीजन है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल ज्यादा होगा कम होगा। उसके लिए ग्राफ बनाया गया था लास्ट क्लास में, जिसको हम एन और जेड का ग्राफ बोल रहे थे या ए माइनस जेड वर्सेस जेड का ग्राफ बोल रहे थे, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का ग्राफ। दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आइसोटोप का और उन एलिमेंट्स का हमने ये वाला ग्राफ बनाया। तो थोड़ा स्मॉल वैल्यू ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलता है, फिर ऊपर की तरफ मुड़ता है, यानी कि फिर न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से बड़ा होने लगता है। ये वर्टिकल लाइन ही है, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया है। तो ये जो लाइन है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर, ये स्टेबिलिटी की लाइन है और उसके ऊपर ये वाला ऊपर चला गया, तो ये सारे स्टेबल है। अगर इस लाइन को छोड़ के एक्सट्रीमली लेफ्ट या राइट में कोई न्यूक्लियस आ जाएगा तो हम बोलेंगे यार ये न्यूक्लियस तो जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर जरूरत से ज्यादा हो जाए, इस लाइन के बाहर चला जाए, और जिसमें प्रोटॉन का नंबर जरूरत से ज्यादा हो जाए, जरूरत मतलब स्टेबिलिटी लाइन से अलग रेशियो हो जाए। अब ये रेशियो a माइनस जेड बाई जेड का वैल्यू 1 से लेकर 1.6 तक हमने देखा ज्यादातर स्टेबल एलिमेंट्स का। तो अगर इसके भी बियॉन्ड चला जाए, 1 से छोटा हो जाए 1.6 से बड़ा हो जाए, तो आप कहेंगे ये अपने आप में इतना अनस्टेबल हो गया कि ये अब खुद ही ब्रेक हो जाएगा। खुद ब्रेक हो जाएगा मतलब है कि अपने मर्जी से ही अपने अंदर ऐसा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करेगा कि इसको हम अब रेडियो एक्टिव कहेंगे। तो इसके बारे में आज बात होगी। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब जेन्युइनली बहुत ही मजेदार सवाल है और इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दिया था जेई में कि देखने वालों को थोड़ा सा डर लगता है, और इतने सारे ये जो एएमयू वाले नंबर होते हैं ये भी देख के लोग थोड़ा डरते हैं। लेकिन क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं कि अगर आप शांत दिमाग से इनको पढ़ें तो 1 सेकंड में आंसर बाहर आ जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है, वो भी इजी होती है। एक बार ट्राई करते हैं। एक आध सवाल पीछे भी छूट गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू न्यूक्लियर स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। इसने बोला कि जो भी किसी न्यूक्लियस को देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स अंदर छुपे रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन आपस में रहते हैं। तो प्रोटॉन की अपनी कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अंदर बंद रहने पे रहती होगी। हो सकता है कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहती हो क्योंकि स्पिन करते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं ले रहे अभी, केवल ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यूक्लियस का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा तो जेड का वैल्यू अलग अलग आएगा। उस जेड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन बना रखा है। अब ये फंक्शन ऐसा क्यों है, क्या है, इसकी चिंता हम नहीं कर रहे, ये बस फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारे पास नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8 वाले दो न्यूक्लियस हैं, इनका रेडियस दोनों का सेम है, तो भी दोनों के एनर्जी में डिफरेंस होगा।
क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इस फॉर्मूले में 7 रखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसके फॉर्मूले में 8 रखना। दोनों का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी अभी देखते हैं। क्या लिखा है? द मेजर्ड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन 1h1 715 एंड O15 आर इतना 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 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द रेडियाई ऑफ बोथ N7 एंड O8 न्यूक्लियाई आर सेम। ये रेडियस आर वाला टर्म सेम है, 4πε0 वाला 3/5 E², ये सारे टर्म तो सेम ही होंगे। किसके लिए? दोनों न्यूक्लियस के लिए। लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर का वैल्यू अलग अलग है। 1U इज इक्वल टू 931.5, ये हमें ऑलरेडी पता था। E² 4πε0 यानी E² 4πε0 को हम 1.44 MeV FM लिख देंगे, assuming that the difference between binding energies is purely due to electrostatic energy। अब बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जैसे ये O8 है तो इसमें 8 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, मतलब इसके मास को अगर 8 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के मास, 8 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के मास को से इसके मास को सब्ट्रैक्ट कर दे तो डेल्टा M इंटू C² करने से इसका बाइंडिंग एनर्जी आएगा। और ऐसे ही ये जो 15 है, इसके 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को इसके मास से माइनस कर दे तो इसका मतलब उसमें से इसका मास माइनस कर दे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। आपको याद होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस सिस्टम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि अगर किसी पार्टिकल में कुछ N1 प्रोटॉन N2 न्यूट्रॉन है तो N1 प्रोटॉन N2 न्यूट्रॉन का मास हवा में निकाल लो, यानी अलग अलग मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिला के ऐड कर दो, और न्यूक्लियस का मास निकालो। न्यूक्लियस हमेशा हल्का होता है, जो जुड़े रहते हैं वो हल्के होते हैं, जो स्टेबल होते हैं वो हल्के होते हैं। तो अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकाल के ऐड किया तो ज्यादा आएगा, और कंबाइन होने के बाद न्यूक्लियस का मास कम आएगा। तो जितना डिफरेंस ऑफ मास है वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। तो हमने यही लॉजिक जिंदा रखना है। अब मैंने देखिए क्या लिखा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन की है 8 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू C² करेंगे, यहां पे C² लिख दिया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे 7 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू C²। ये दोनों बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस इसके डिफरेंस से आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो हमारे जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? इसका जो बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसका बाइंडिंग एनर्जी कर देंगे, और वो जो डिफरेंस आएगा वो इनके वैल्यू से आएगा। अब इसको भी थोड़ा एनालाइज कर लो। ऑक्सीजन का जब एनर्जी निकालेंगे तो अलग आएगा, और उसका Z का वैल्यू दोनों का अलग है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस इससे आएगा कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। तो इसका डेल्टा E और इसका डेल्टा V निकाल देते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 8 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन है, यहाँ 7 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन है। तो इसको ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट कर, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, तो न्यूट्रॉन 8 में से 7 गए तो 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन बच गया, 7 में से 8 गए माइनस 1 मास ऑफ प्रोटॉन बच गया, फिर यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन है, ऐसे बन गया। तो इंटू C² करेंगे तो आंसर एनर्जी का आ जाएगा। अब समझ लो कि ये आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो डेल्टा E का वैल्यू एक तरफ से आ रहा है 3/5 Z इंटू Z माइनस 1 E² 4πε0 इंटू R। अब डेल्टा E का वैल्यू में मैं इस Z का वैल्यू एक बार Z1 लिख दूंगा, और सेम कहानी में 3/5 Z2 माइनस 1 इंटू Z2 E² 4πε0 R। तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं और Z का वैल्यू पहले 8 लिख देते हैं, E² 4πε0 और R यहाँ पे 8 इंटू 7
56 हो गया, माइनस 7 इंटू 6 42 हो गया। तो ये डेल्टा ई का वैल्यू आ गया। इसमें ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और इसका वैल्यू हम बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस जो आया उससे कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आया डेल्टा mc स्क्वायर से, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक बाइंडिंग एनर्जी को दूसरे बाइंडिंग एनर्जी से सबट्रैक्ट किया है। अगर मान लीजिए गलती से आपने, जैसे मैंने ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मानी क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन कर दिया। लेकिन मान लीजिए उसका ज्यादा बड़ा आ गया नाइट्रोजन का, क्योंकि वैल्यूज क्या है हमें दिए थोड़ी ना, तो फिर मैं उसमें मॉड भी लगा के उल्टा पलट सकता हूँ। एक बार कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे मासेस हैं 1.86657825, 1.008665 माइनस 1.007825 और नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 15.000109, 15.000109 और 15.003065, 15.003069। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेल्टा एम का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एमईबी में आंसर आ जाएगा। इसका ई स्क्वायर बाई समथिंग का वैल्यू भी एमईबी फेम्टोमीटर है, तो एमईबी में ये आंसर बन जाएगा 1/r, r मतलब फेम्टोमीटर में आने वाला है। तो हमने ये 56 माइनस 42 हो गया 14, तो 3/5 इंटू 14 इंटू 1.44 अपॉन r इक्वल टू इतना, अब डेल्टा एम का वैल्यू अगर कैलकुलेट हो चुका है आपसे तो इसको इक्वेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा तुकबंदी से ही होता है, इसमें क्या हमको पूरा स्ट्रेट अवे नहीं पता किसका क्या वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मासेस दिए नहीं है, तो हमको केवल लॉजिकली उठाना है कि क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है, हालांकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में दिया है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट भी कर पाएंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी दिया है, तो तब आंसर कुछ ना कुछ बन सकता है इनमें से, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लॉजिक से ही उड़ा देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूरेनियम ब्रेक हुआ इसमें, और इसमें जिनॉन और स्ट्रैंटम क्या क्या नाम होते हैं, और x प्लस वाई। अब ये x और y क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए लॉजिकली आपको दिखेगा ये 92 है और ये 54 है और ये 38 है। 38 प्लस 54 ऐड करेंगे तो ये 92 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मास नंबर ना हो, सॉरी एटॉमिक नंबर ना हो, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए। 94 और 140 ऐड करेंगे तो 234 हो जाएगा, विच इज 2 लेस देन 236। यानी पे यहाँ पे मास नंबर 11 होना चाहिए लेकिन एटॉमिक नंबर 00 होना चाहिए। तो उसका सिंपल लॉजिक है कि x का वैल्यू 0n1 होगा, यानी कि न्यूट्रॉन होगा, y भी 0n1 हो सकता है। हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन 0n1 कर दिया, इजियर है। दूसरा, इनके काइनेटिक एनर्जी भी बराबर दिए हैं, तो कंजर्वेशन लॉस से हमें पता चल रहा है कि दोनों को बराबर एनर्जी इंपार्ट हो रही है। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल एक जैसे होंगे, तभी सिमेट्रिकली बराबर एनर्जी इंपार्ट हो रही है एक्स और वाई में। तो एक जैसे पार्टिकल बनाए लॉजिक से, और मैंने बोला कि अगर एक न्यूट्रॉन है तो दूसरा भी न्यूट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले सकते थे, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों लाओगे तो हल्का पार्टिकल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ऐसा मेनली लॉजिक होता है। लेकिन हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस कहानी से, लेकिन हमको ऑलरेडी पता चल गया कि ये दोनों न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं हो सकते क्योंकि प्रोटॉन 1h1 होता है। अगर प्रोटॉन लगाएंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर हमको वो एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर इक्वेशन बैलेंस कर ले तो हमको एक्स और वाई के वैल्यूज पता चल सकते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, क्योंकि एक तो एनर्जी बराबर दोनों को मिल रही है और दूसरा यहाँ पे दूसरे कोई पार्टिकल लगाने से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा।
तीसरी बात है कि ये जो 4 पार्टिकल में ब्रेक हुए, तो ये हैवी पार्टिकल है, ये लाइट पार्टिकल है, और सेम लॉजिक लगाओ कि लाइट वाले को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हैवी वाले को कम, क्योंकि ये बुलेट और गन जैसा ही केस होता है कि अगर एक फिशन रिएक्शन में 2 पार्टिकल में ब्रेक हुआ या 4 पार्टिकल में ब्रेक हुआ, तो हल्का पार्टिकल फास्टर भागेगा और रिकॉइल वाला पार्टिकल थोड़ा स्लो चलेगा, जैसे बुलेट की स्पीड ज्यादा होती है और गन की कम होती है। तो वैसे ये सारे वैल्यूज एक जैसे दिए हुए हैं, देखिए 3 ऑप्शन में, लेकिन आपको इन दोनों में से लाइटर पार्टिकल कौन सा दिख रहा है? आपको दिख रहा है एसआर लाइटर पार्टिकल है, तो एक्सआर को ज्यादा एनर्जी दो और एक्सई को कम एनर्जी दो। तो एसआर को ज्यादा एनर्जी, एक्सई को कम एनर्जी दिया, तो ये पहला ऑप्शन में सही है। तो अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहें तो भी लॉजिकली इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये आप होमवर्क खुद ही कर लेना। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अगर होता है, फ्यूजन और फिशन दोनों में कुछ ना कुछ मैटर की एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मैटर की एनर्जी जाती है। मैटर मतलब डेल्टा एमसी स्क्वायर से एनर्जी बनाता है, तो मैटर गायब होता है और एनर्जी बन जाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिशन हो, दोनों में ये होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली पॉसिबल फॉर स्मॉल न्यूक्लियस है, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है, चिपक रहे हैं, तो स्मॉल न्यूक्लियस के लिए होगा। फिशन वाला हाई एटॉमिक यानी स्प्लिट हो रहा होगा, तो लार्ज एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियस के लिए होगा। बीटा डिके तो सब भी में हो सकता है, बीटा डिके में कन्वर्ट एनर्जी भी होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैटर में एनर्जी होती है, लेकिन ये दोनों पॉसिबल है और जनरली पॉसिबल फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बीटा डिके वीक न्यूक्लियर फोर्स से बनता है, तो बीटा का पी और एस हो गया, और एक्सोथर्मिक का पी और एक्सोथर्मिक का पी तो हो ही गया, और ये नहीं हुआ, तो पी क्यू आर हो गया एक्सोथर्मिक का, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो बीटा डिके ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इसमें बस पी है और एस है। चलिए रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा देख रहे हैं। अभी अल्फा बीटा गामा डिके कर रहे हैं, तो हमने बोला स्पॉन्टेनियस, डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियस हो जाए, यानी कि अपने आप ही न्यूक्लियस डिसाइड करे कि अब उसको इस दुनिया में नहीं रहना है, अब उसको मर जाना है, मतलब उसको उसके अंदर से कोई पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो थोड़ा लाइटर या स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अल्फा बीटा गामा डिके क्या क्या है? अल्फा पार्टिकल जो है वो दिखने में हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, हीलियम +2 यानी हीलियम न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, यानी ये जो हीलियम न्यूक्लियस है ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, 4 न्यूट्रॉन नहीं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर एटॉमिक। तो अगर किसी भी एक्स एलिमेंट में जिसमें z का वैल्यू z और a का वैल्यू a है, उसमें से अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ यानी निकला, तो वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, y का वैल्यू z-2 a-4 हो जाएगा और +2He4 हो जाएगा। इसमें ये दोनों पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी को हम Q वैल्यू बोलेंगे। तो Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल, यही अल्फा पार्टिकल है भाई, प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ X। अब नॉर्मली X इनिशियली अगर रेस्ट पे है और ये बुलेट की तरह से अल्फा पार्टिकल बाहर आया, तो Y पीछे रिकॉइल करेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में X का खुद का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा इन दोनों में ही स्प्लिट होगा Q वैल्यू। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि Y का अगर एनर्जी चाहिए तो आप Q वैल्यू को मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ Y कर दीजिए। अगर एटॉमिक नंबर के मास नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो Q वैल्यू को मास ऑफ अल्फा है 4 डिवाइडेड बाय A कर दीजिए, मतलब ये A-4 + 4 करेंगे तो A हो जाएगा। ऐसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर अल्फा लिखना चाहे तो Q वैल्यू को A-4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसका मास हो गया, A-4 इसका हो गया और 4 इसका हो गया और ये A है, और टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मास की जगह मास नंबर से भी डिवाइड कर देंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट में।
तो सिंपल कैलकुलेशंस ये होते हैं, अदरवाइज इनके मास के वैल्यूज अगर दिए हैं तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अल्फा डिके है, इसमें पार्टिकल रिलीज होगा तो न्यूक्लियस का मास ड्रास्टिकली चेंज, ड्रास्टिकली मतलब सब बड़ा अमाउंट से चेंज होगा, क्योंकि 2He4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक परिवार बाहर निकल रहा है। तो पूरा फैमिली है, अंदर अंदर भी हीलियम हीलियम बन के ही चिपके रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस चाहता है कि थोड़ा सा लाइटर न्यूक्लियस बन जाए, तो एक पूरा बंच बाहर निकालता है, वो बंच में जो चिपके हुए हैं वो हीलियम की तरह, समझ गए? जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी जो कॉलोनी बनी होती है उसमें भी 4-4 के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के ग्रुप बना के ही बैठे रहते हैं। तो न्यूक्लियस ने कहा चलो बाहर निकलो, तो एक प्रोटॉन को भी कान पकड़ के निकाला तो वो उनका परिवार पूरा बाहर निकल गया। तो समझ गए? ऐसे वो कोशिश कर रहा है कि 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन निकल जाए, या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन निकल जाए, मतलब बड़ा पार्टिकल निकल जाए, लेकिन ये 4-4 के ग्रुप में ही अंदर बैठे रहते हैं। तो एक को निकालोगे तो चारों हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो वो पूरा अल्फा पार्टिकल ही बाहर निकलता है। तो ये लाइटेस्ट मास है, इजी टू रिमूव है, इसलिए न्यूक्लियस अल्फा ही निकालता है। 2 अल्फा नहीं निकालता, 3 अल्फा नहीं निकालता, अल्फा अल्फा करके ही निकालता है। चलिए ये सवाल हो गया। इसमें लिखा है न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 at rest emits an alpha particle, q value of the reaction is 5.5, calculate kinetic energy of alpha particle। तो अभी अभी बोला काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फा की चाहिए तो q वैल्यू को a-4 से मल्टीप्लाई करो और a से डिवाइड करो। तो q वैल्यू दिया है 5.5 MeV, a-4 से मल्टीप्लाई किया ने 220 - 4 से मल्टीप्लाई किया और 220 से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि 5.5 अपॉन 220 इंटू 216 है, इसको कैंसिल कर दे, इससे तो ये 40 टाइम्स हो गया, 4 से कैंसिल कर दे तो 5.4 MeV आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू अल्फा में गई है। 5.5 टोटल क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन था, लेकिन उसमें से अल्फा को 5.4 मिला है। इसका लॉजिक समझ गए होगे कि जो हल्का पार्टिकल अगर स्प्लिट हुए तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लाइटर वाले को मिलेगी और हैवियर वाले को कम काइनेटिक एनर्जी। दो में एनर्जी क्यू वैल्यू स्प्लिट होगी तो लाइटर वाले को ज्यादातर एनर्जी मिल जाएगी, इसलिए बुलेट ज्यादा एनर्जी से चलता है और गन पीछे कम एनर्जी से रिकॉइल होती है, हालांकि मोमेंटम दोनों को सेम मिला है। एक और ये सवाल देखते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है, हालांकि मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे इसको। यहाँ ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल निकलने का रिएक्शन दिया हुआ है, आपको देखते ही पता है कि जो y है इसके z का वैल्यू 2 कम कर देंगे यानी 90 हो जाएगा, ये y का z है, और x का a का वैल्यू यानी जो पहला वाला एलिमेंट है उसके a का वैल्यू 4 बढ़ा के लिखेंगे यानी कि 232 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी पता चल गए। y के लिए यानी एलिमेंट y के z का वैल्यू 92 - 2 यानी 90 है, और एटॉमिक नंबर ऑफ x मास नंबर ऑफ x के लिए 228 + 4 है, 232 हो जाएगा। ये तो बात मामला बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and z इन अबव प्रोसेस, ये पहला पार्ट हो गया। द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस इन अबव प्रोसेस इज फाउंड टू मूव इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 0.11 in uniform magnetic field 3 Tesla. Find the energy released during the process and binding energy of parent nuclei. तो बाइंडिंग एनर्जी तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि सबके मासेस दिए हैं, आराम से आ जाएगा। हालांकि इसमें x का मास नहीं दिया, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम एनर्जी निकाल देंगे इस न्यूक्लियस की। तो देखिए प्रोसेस समझना, लिखा फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। अब इसमें अल्फा पार्टिकल अपनी किसी काइनेटिक एनर्जी से चलते हुए न्यूक्लियस के अंदर इसमें मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूमता है तो उसका रेडियस आर का कुछ फॉर्मूला होता है। रेडियस आर का फॉर्मूला होता है mv/qb। mv को लिख देते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m/qb। अब मुझे आप बताइए क्या चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल में पता है? आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड पता है? हाँ जी 3 टेस्ला पता है। रेडियस का वैल्यू 1.11 मीटर का, वो भी पता है। तो इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल आएगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है Q वैल्यू इंटू a - 4
अपॉन ए। तो Q वैल्यू का आंसर आ जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को A से मल्टीप्लाई कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू ए का वैल्यू है 232 डिवाइडेड बाय 228। ऐसा सोचेंगे तो Q वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सवाल में यही पूछा है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को Q वैल्यू कहते हैं। तो हब को देखो, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी mv बाई क्यूबी वाले फॉर्मूले से आ गया, वो काइनेटिक एनर्जी को यहां रखा तो Q वैल्यू आ गया। अब Q वैल्यू अदरवाइज कैसे निकलता है? अदरवाइज कैसे निकलता है? Q वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका होता है मास ऑफ x में से मास ऑफ y और मास ऑफ अल्फा माइनस कर दिया और इंटू सी स्क्वायर कर दिया तो Q वैल्यू है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, Q वैल्यू MeV में आ गया, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस Q वैल्यू का मास कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि AMU में मास आ जाएगा। यहां जो C स्क्वायर है उसका काउंटर फैक्टर 931.5 है, तो Q वैल्यू अपॉन 931.5 से डिवाइड किया और वो मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा हो गया। तो आप इसको सॉल्व करें तो मास ऑफ x का वैल्यू Q वैल्यू अपॉन 931.5 प्लस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा आ गया। अब आपको x का मास निकल आया। सवाल पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट, यानी कि ये जो x का जो पार्टिकल है इसका बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अलग से पता है कि अगर इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं तो 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें अगर मैं 92 सब्ट्रैक्ट करूं 232 माइनस 92 करूं तो 140 हो गया। तो 140 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं हाँ न्यूट्रॉन, 92 प्रोटॉन 140 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एक्स इंटू सी स्क्वायर कर दें तो MeV में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। हालांकि आप कहेंगे सर कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हमको कैलकुलेशन की कहां चिंता है। ये 1947 में जब आया था तब कैलकुलेशन ज्यादा पूछे जाते थे। देखो 1991 में है तब लॉग टेबल मिलते थे, कैलकुलेशंस करना ही हमारा काम होता था। पूरे पेपर के 3 घंटे में 10 से 15 सवाल आते थे, तो हर सवाल के लिए 20-20 मिनट हमारे पास होता था। लेकिन सर अब ऐसा सवाल तो नहीं आ सकता। ऐसे सवाल आ सकता है, कैलकुलेशन ईजी हो सकते हैं ना भाई। आपको ये सब फैक्टर ये 931.5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आने वाला है हो सकता है ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके सवाल में दिया हो। तो जहां जहां कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग रहा हो सकता है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो। कहने का मतलब ये लॉजिक पकड़ना। जैसे यहां अल्फा का काइनेटिक एनर्जी आ गया तो उस काइनेटिक एनर्जी को Q वैल्यू नहीं बोला, उसको इस तरीके से, ये जो अभी पिछले सवाल में भी मेथड सीखा वो मेथड लगाओ कि भाई अल्फा का आ गया तो y और अल्फा दो लोग हैं ना, तो दोनों मिला के Q वैल्यू कितना होगा, तो मैंने उसको कैलकुलेट करा Q वैल्यू। Q वैल्यू ही मास डिफेक्ट होता है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड के मास का डिफरेंस ही Q वैल्यू बनाएगा। तो Q वैल्यू इज डिफरेंस इनटू C स्क्वायर। तो उससे मैंने मास ऑफ x निकाल दिया, क्योंकि इस सवाल में x पार्टिकल x वाले का मास दिया नहीं है। अब x वाले का मास आ गया तो x में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास अलग से निकाल के डिफरेंस लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। ये हम तब से करते आए हैं। इसलिए इस सवाल में देखो हीलियम का और वाई का मास तो दिया ही है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी मास दिया है, जिससे कि आप 92 और 140 करके सॉल्व कर पाओ। एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट गामा डिके। गामा डिके और अल्फा बीटा डिके कैसे होता है वो मैं अभी अल्फा वाला तो बता दिया आपको, अब बीटा डिके लिख लेते हैं। बीटा डिके दो तरह के हैं, पहला है पॉजिटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके में एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन कहेगा कि मुझे प्रोटॉन नहीं रहना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्लस मतलब ये 1p1 है, 0n1 हो गया। यहाँ पे एक इसके पॉजिटिव चार्ज के बराबर का एक पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन या प्लस बीटा पार्टिकल बनेगा, मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, और प्लस एक और पार्टिकल बनेगा, न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको। अब न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल पहले दिखता नहीं था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा, किसको, जो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा एक सैंपल में,
जो बीटा पार्टिकल ही निकाल रहे हैं, यानी कि ये पॉजिट्रॉन ही निकालते जा रहे हैं, जिस पे प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में जरूरत से ज्यादा है। तो न्यूक्लियस क्या कहता है, भैया प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अब अगर प्रोटॉन इतने नहीं होते तो हम ज्यादा स्टेबल रह सकते हैं। तो वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके बोलेगा कि भाई तुम प्रोटॉन हो, तुम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाओ। और वो बोलेगा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, तो बोले पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल बना के बाहर फेंक देते हैं। तो पार्टिकल जब बाहर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बाहर निकलता हुआ दिखेगा और अंदर का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट अंदर ही अंदर हो गया होगा। तो आप कहेंगे यार प्रोटॉन का नंबर 1 से कम हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर तो कम हो गया लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि न्यूट्रॉन 1 बन गया है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक और पार्टिकल बाहर निकलेगा। ये पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होता था, अब होता है, मतलब अब जाके 50 साल बाद। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ये करे जाते थे, देखा जाता था इसको, तो लोगों को पता था, साइंटिस्ट को पता था कि यहाँ पे एक पार्टिकल और होना चाहिए जिसका नाम न्यूट्रिनो रख सकते हैं। और वो न्यूट्रॉन बनते समय पार्टिकल बनेगा तो न्यूट्रिनो, अगर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होते समय पार्टिकल बनेगा तो एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे नाम रख दिया। लेकिन वो पार्टिकल इतना लो एनर्जी का कभी होता है और एकदम गायब होता है, उसमें देयर इज, वो कोई मास नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो पार्टिकल डिटेक्शन में आता ही नहीं था। अब ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं जिससे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों बनना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करा गया कि अगर बहुत एक सैंपल ले लिया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं जो बीटा डिके करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस है जो पट 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 बीटा डिके फेंक रहे हैं, तो जितने भी बीटा डिके फेंक रहे हैं, अगर एक बीटा डिके वाले एलिमेंट को मैं ऐसे फिक्स कर दूं और बीटा फेंके, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, सेम न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हर बार सेम मास अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट आएगा, सेम मास डिफेक्ट से जो क्यू वैल्यू बनेगी सेम बनेगी। और हम अंदर बैठे न्यूट्रॉन को चलने नहीं दे रहे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा और न्यूक्लियस को हमने फिक्स कर रखा है। तो जो भी क्यू वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, ये जो पॉजिट्रॉन है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक ही सैंपल से आते हुए बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। मतलब कभी भी ये डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी भी नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह दिखता है। मतलब किसी का एनर्जी 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का, बिल्कुल अलग अलग सबकी एनर्जी है। किसी का भी सेम एनर्जी नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं दिख रहा कि 50 5 वाले हैं, फिर 25 10 वाले हैं, फिर 15 75 वाले, ऐसे नहीं चल रहा कि अलग अलग एनर्जी डिस्क्रीट लेवल चलता हो। सारे के सारे एनर्जी के फोटोन मिलते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 15 20 30 40 सभी तरह के। तो हम बोल रहे हैं यार सबकी अलग अलग एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है रिएक्शन सबके लिए अलग होना चाहिए, क्यू वैल्यू सबके लिए अलग होना चाहिए। अब एक न्यूक्लियर रिएक्शन या अल्फा बीटा डीके में कभी भी क्यू वैल्यू अलग क्यों होगा, सेम मटेरियल है, सेम प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन निकाल रहा है। तो बोले कि केवल पॉजिट्रॉन नहीं होना चाहिए फिर इसमें, मतलब केवल ये जो बीटा पार्टिकल है वो नहीं होना चाहिए, फिर कोई और भी पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी एनर्जी कम दिख रही है तो कोई और एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको तो हमने फिक्स कर रखा है। तो इसी लॉजिक से लोगों ने बोल दिया कि अकेला ये नहीं, हालांकि ये डिटेक्ट नहीं होता था, फिर भी लोगों को पता था कि ये होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम पार्टिकल। तो एनर्जी कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो एनर्जी नहीं बैलेंस होता, एनर्जी करते हैं तो मोमेंटम बैलेंस नहीं होता, इसलिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये ऐसा बोलते हैं लगाया। अभी तो डिटेक्ट भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि x अगर कोई पार्टिकल है और इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है और उसमें से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकला, तो हम बोलेंगे इस साइड मुझे क्या दिखेगा, y दिखेगा, इसका z का वैल्यू z -1 हो जाएगा, a का वैल्यू a ही रहेगा और प्लस बीटा पार्टिकल दिखेगा और एक न्यूट्रिनो और दिखेगा। दूसरा हमारे पास जो चीज है वो है माइनस बीटा डिके। माइनस बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन अंदर का 0n1 कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में, 1h1 कर दो या 1p1 कर दो, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ही माइनस बीटा पार्टिकल है और न्यूट्रॉन गायब हुआ, एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। तो 0n1 यानी कि एटॉमिक नंबर a और मास नंबर ये x कोई पार्टिकल ले लिया z a, इसमें से बीटा डिके करेंगे। देखो अगर बीटा डिके के बारे में कुछ नहीं दिया तो ये माइनस बीटा डिके ही लेना है। ये बीटा जो है इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो बीटा है वो पॉजिट्रॉन है,
एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके होगा तो y बनेगा, y का वैल्यू z+1 हो जाएगा और a का वैल्यू a हो जाएगा, प्लस नेगेटिव बीटा है प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा ऊपर डंडी बना देते हैं। तो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है बीटा पार्टिकल्स का, किसी की एनर्जी कम किसी की एनर्जी ज्यादा विद द सेम रिएक्शन। अल्फा में ऐसा नहीं होता, अगर एक सैंपल में अल्फा पार्टिकल हैं तो ज्यादातर अल्फा किसी एनर्जी ke1 के निकलेंगे, फिर ke2 के निकलेंगे। वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में अलग अलग एनर्जी स्टेट होते हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होते हैं। तो मान लीजिए एक कुछ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं 100 MeV के, और कुछ निकल रहे हैं 75 MeV के, और कुछ निकल रहे हैं 45 MeV के। मतलब ऐसे एक या दो एनर्जी के ही अल्फा पार्टिकल आपको दिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखता, वो अलग अलग डिस्क्रीट लेवल दिखता है। और उसका कारण यही है कि अगर न्यूक्लियस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी के दिख रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस ऑलरेडी अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे आ गया, चेंज्ड न्यूक्लियस। लेकिन जैसे मैं अभी गामा डीके आपको बताता हूं, उसको भी समझो। एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस के कैप्चर भी होता है। के कैप्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो सबसे पहला यानी कि के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां से जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन इनमें से ही एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है। जैसे आपने देखा होगा एक ऐड आता था मोर्टीन का, तो मोर्टीन की मशीन अगर लगा दो तो इधर उधर देखता है और मच्छर को जीभ से पकड़ के अंदर खींच लेता है, या कोई फ्रॉग भी ऐसे कर लेते हैं, या लिजर्ड्स कर लेते हैं, कमिलियन। तो वो हमने देखा कि ये जो ऐसा अपने इसने जीभ निकाली और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अंदर खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा तो ये जो न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ फ्यूज होके अपने आप को न्यूट्रलाइज बना देगा। तो हम बोलेंगे एक प्रोटॉन और एक के शेल का इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना दे रहा है। न्यूट्रॉन बन रहा है तो पार्टिकल का नाम न्यूट्रिनो और बन जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये के शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर इससे तो अगर के शेल का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन कम कूदेगा और के शेल को फिर से भर देगा। बिल्कुल। तो आपको एक रेडिएशन तो एक्स रेडिएशन जैसे मिलेगा, जिसको के अल्फा रेडिएशन कहते हैं। आपको याद आया होगा के अल्फा, के बीटा, के गामा। तो अगर 2 से 1 में कोई इलेक्ट्रॉन कूद गया तो के अल्फा मिलेगा, 3 से 1 में कूद गया तो के बीटा मिलेगा। यानी के ट्रांजिशन आपको मिलेगा, एक रेडिएशन तो ऐसे बाहर आएगा। दूसरा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर मतलब जो एटम है आपको ऐसा मोमेंटरली लगेगा ये एटम तो सर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को भी ये डिक्रीज कर देगा। तो Z का वैल्यू भी 1 से कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा न्यूट्रल एटम ही दिखेगा आपको। जैसे पहले अगर हम प्लस बीटा डिके करें तो पॉजिट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है, यानी पूरा एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर नेगेटिव बीटा डिके देखें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो पूरा एटम +1, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे ये जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। और जैसे X कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z A है और हम K कैप्चर कर दें, K कैप्चर लिख दें यहाँ, तो इसका मतलब है कि इसका एक प्रोटॉन गायब हो गया तो ये Y में कन्वर्ट हो गया, Z-1 + A + न्यूट्रिनो ऐसा दिखेगा। इसमें कोई पार्टिकल बाहर आता हुआ नहीं दिखेगा, इसमें केवल न्यूट्रिनो बाहर आता हुआ दिखेगा। के कैप्चर में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अंदर से मिलके ही वो कहानी चिपक के गायब हो गए। आखिरी बात है गामा डिके। गामा डिके में इफ अ रेडियोएक्टिव nucleus goes from higher energy state to lower energy state, इसको कुछ पार्टिकल नहीं निकालना, बस एनर्जी स्टेट चेंज करनी है बाय एमिटिंग अ फोटोन। आप एक बेसिक लॉजिक भी समझो,
मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस था जिसने अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। अब जब अल्फा पार्टिकल ये निकाल देगा तो बीच में कहीं अल्फा यानी 2+2 की कैविटी बन गई होगी। वो कैविटी बन गई होगी, अगर वो मान लीजिए किसी न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर जगह कैविटी बन गई, तो वो कैविटी में मतलब ये जो न्यूक्लियस है फिर से रीअरेंज होगा, क्योंकि बीच में कैविटी बन गई तो कुछ इधर उधर के न्यूक्लियन उस कैविटी को भरने के लिए जंप करेंगे। जंप करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट जंप करते हैं, अगर लोअर एनर्जी स्टेट में कोई कैविटी हो यानी कि वैकेंसी क्रिएट हो गई हो, तो यहां पे अगर अल्फा निकाला तो किसी एनर्जी स्टेट में वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए कोई और न्यूक्लियन है, वो देख रहे हैं यार हम यहां बैठे हैं और नीचे किसी एनर्जी स्टेट पे वैकेंसी क्रिएट होगी क्योंकि वहां का अल्फा निकाल दिया इसने, तो ये अपनी इंटरमीडिएट स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए एक ट्रांजिशन और करेंगे, मतलब एक रेडिएशन फेंकेंगे और उसी रेडिएशन को हम गामा डीके कहेंगे। यही मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन एनर्जी है जो हमारी दुनिया में अवेलेबल है। गामा डीके से ज्यादा एनर्जी कहीं नहीं। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान बात हो गई, लेकिन इसमें क्या होगा कि ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा, ये Z है ये A है, इसको मैंने स्टार बोल दिया, और ये X ही रहेगा, लेकिन इसका बस स्टार स्टेटस बदल गया, अभी भी Z A है प्लस गामा डीके हो गया। तो आप कहेंगे मास ऑफ X स्टार इज ग्रेटर देन मास ऑफ X, क्योंकि मास तो लॉस हुआ होगा जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पे गामा की तरह दिख रही है। ये गामा रेडिएशन है, पार्टिकल नहीं। तो अगर आप गामा डीके वाला सिचुएशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली कोई मास नंबर एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं आया, बस एनर्जी स्टेट में डिफरेंस आ गया है। इसका मतलब है पहले वाला जो एटम न्यूक्लियस था उससे दूसरे वाले एटम के नाम एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं, बस वो ऐसे भी मतलब सर आइसोटोप लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम है, बस एनर्जी स्टेट डिफरेंस है। तो आपको लगेगा कि पहले वाला जो था जिसमें गामा रे अभी निकलनी बाकी थी, मतलब पहले वाला जो है ये थोड़ा अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो हल्का होता है, जो कम स्टेबल होता है वो भारी होता है। तो इनका वैसे डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन मास में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ मास इनटू c स्क्वायर इज गामा रेडिएशन का एनर्जी। ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट गामा डीके? ये देखिए यहां पे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जहां पे x निकलने पर x ही बचे रहे प्लस एनर्जी f है, बाकी सब में या तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है या फिर मास नंबर चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ लेते हैं। रेडियो एक्टिव डिके स्टैटिस्टिकल लॉ। रेडियो एक्टिव डिके ऐसा चीज है जो एवरेज रूल पर बेस्ड है। स्टैटिस्टिकल लॉ उसी को बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं, कि अगर मैं किसी न्यूक्लियस में एट t इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 रखूं, n0 है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि हमने एक ऐसा मटेरियल खरीदा जो रेडियो एक्टिव था, 2 किलो रेडियो एक्टिव यूरेनियम खरीद लाए और वो एक डिब्बे में रख के ऐसे रख दिया। तो तुम बोलोगे अभी अभी खरीद के बना के लाए हैं, तो ये सारे 2 किलो में एक एक एटम रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसको 2-4 मिनट रख दोगे तो तुम देखोगे उसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे पुट 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 करके बाहर निकल रहे हैं। तो तुम कहोगे यार 10 अल्फा पार्टिकल निकल गए इसके, तो 10 अल्फा पार्टिकल निकल गए, इसका मतलब है इसका नंबर जितना भी था उसमें से रेडियो एक्टिव नंबर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यानी जितने न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल फेंकते जा रहे हैं उतने न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो हम लोग इस सैंपल को, जिसको रेडियो एक्टिव सैंपल बोलते हैं, उसको पेरेंट या मदर बोलते हैं, मदर। और इसने अल्फा बीटा या गामा निकाल के जो एलिमेंट बनाया, जैसे एक एलिमेंट ए है जिसने रेडियो एक्टिव डिके करा, और वो रेडियो एक्टिव डिके कौन सा वाला इससे फर्क नहीं पड़ रहा, रेडियो एक्टिव डिके हो गया और वो बी में कन्वर्ट हो गया, तो बी को बोलेंगे डॉटर और ए को बोलेंगे मदर। तो मदर न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद जो बनेगा वो डॉटर है। मान लीजिए डॉटर नॉन रेडियो एक्टिव है, एक सिंपल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये नॉन रेडियो एक्टिव है और मदर का जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। तो आप देखेंगे
कि जैसे जैसे ए बी में डिके होता जाएगा तो बी का नंबर टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा और ए का नंबर डिक्रीज होता जाएगा। तो ए का इनिशियल नंबर एन नॉट था और इसका इनिशियल नंबर 0 था। अब हम लोग यही रिलेशन बना रहे हैं कि ए का नंबर कैसे कैसे डिक्रीज होगा और बी का नंबर कैसे कैसे बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा कि इसमें एक रूल है और वो रूल क्या है, स्टैटिस्टिकल लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। लॉ है कि जिस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा यानी नंबर डिक्रीज होगा वो प्रोपोर्शनल टू एन होना चाहिए। एन क्या है, किसी भी मोमेंट पे रेडियो एक्टिव सैंपल का नंबर है, रेडियो एक्टिव नंबर, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए 10,000 मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं या 1,000 मॉलिक्यूल मेरे पास है और 1,000 में से 10 मॉलिक्यूल 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो अगर मेरे पास 2,000 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें से कितने होंगे, तो तुमने बोला 1,000 में से 10 मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो 2,000 में से कितने होंगे, तो 1,000 प्लस 1,000, इस 1,000 में से भी 10 होंगे, इस 1,000 में से भी 10 होंगे, तो 2,000 में से 20 होंगे। अगर हम 3,000 मॉलिक्यूल ले तो तुम कहोगे इस 1,000 से भी 10 होते हैं, तो दूसरे 1,000 से भी 10 होंगे, तीसरे 1,000 से भी 10 होंगे, तो अभी कितने डिसइंटीग्रेट होंगे, पर सेकंड कितने गायब हो रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 30 गायब हो रहे होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रूल हो गया सर, इसको तो एवरेज रूल या फिर सीधा प्रोपोर्शनैलिटी यूनिटरी मेथड जैसा रूल हो गया कि अगर जितने मॉलिक्यूल इस समय डिसइंटीग्रेट हो रहा है, dN/dt मतलब जितना का कमी आ रही है, इसलिए माइनस लगाया, माइनस dN/dt यानी एक्टिव मॉलिक्यूल जिस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं वो रेट टोटल कितने एक्टिव मॉलिक्यूल हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए क्या? तो बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर किसी पर्टिकुलर x नंबर में से कुछ y डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो 2x में से पर सेकंड 2y डिसइंटीग्रेट होगा, 3x में से पर सेकंड 3y डिसइंटीग्रेट होगा। ये बेसिक यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो ये सिंपल स्टैटिस्टिकल लॉ बोलते हैं इसको। अब इसको n नीचे और dt ऊपर ले जाओ तो dN/n इज इक्वल टू k, एक कांस्टेंट लगा दिया, उसको कांस्टेंट को लैम्डा लिख दिया और dt कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो डिके कांस्टेंट है इट इज फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी एक पर्टिकुलर तरीके के एलिमेंट का एक पर्टिकुलर तरीके का रेडियो एक्टिव डिके होगा तो उसका जो लैम्डा है वो फिक्स हो जाएगा। समझ गए? तो यूरेनियम अगर रेडियो एक्टिव है और वो किसी और अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है तो यूरेनियम जो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा होगा एक पर्टिकुलर वाला आइसोटोप, उसका पर्टिकुलर अपना एक वेवलेंथ मतलब इसका एक डिके कांस्टेंट होगा, वेवलेंथ बोल रहा था। इसको हमने n0 से लेकर n तक डिसइंटीग्रेट कर दिया, इसको 0 से t तक, तो आंसर आया n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। ये फंक्शन जो है डिस्चार्जिंग या डिके सर्किट की तरह हमने देखा कि यहाँ पे नंबर n का वैल्यू एक्सपोनेंशियल e⁻⁻λt की तरह बदल रहा है। यहां पर भी एक टर्म टाइम कांस्टेंट जैसा बन सकता है जिसको हम मीन लाइफ कहते हैं, और एक टर्म उसकी तरह बनता है जिसको हाफ लाइफ कहते हैं, वो भी अभी हम समझ लेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है ये रहा, n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। तो आप कहेंगे भाई ये n क्या है, n है नंबर ऑफ, अभी अभी ये लिख दिया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव। अब ये रिमेनिंग है तो आप कहेंगे मान लीजिए 1,000 मॉलिक्यूल लेके चले, 10-10 करके डिसइंटीग्रेट होने लगे, तो धीरे धीरे पहले 10 डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, जब 10-10 करके थोड़ी देर के बाद 900 मॉलिक्यूल बचे तो 9 डिसइंटीग्रेट होंगे, तो फिर 900 से 800 जाने में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि पर सेकंड थोड़ा कम डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जब 800 मॉलिक्यूल रह जाएंगे तो केवल पर सेकंड 8 डिसइंटीग्रेट होंगे, क्योंकि 1000 पे अगर 10 हो रहे हैं तो 900 पे 9 होंगे, 800 पे 8 होंगे। तो जितने कम डिसइंटीग्रेट होंगे तो 800 से 700 जाने में टाइम और भी ज्यादा लगेगा। तो पहले तेजी से डिके होता है, बाद में डिके भी स्लो हो जाता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी कम होते जा रहे हैं, तो डिके रेट बिल्कुल बराबर उसी के हिसाब से चल रहा है। तो ये नंबर ऐसे डिक्रीज होते हुए 0 तक जाएगा बहुत टाइम के बाद। और ये जो है नंबर ऑफ डॉटर है
डॉटर न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस। यानी कि अगर तुमने बोला कि ए कितना बच गया ये पता चल जाए तो शुरुआत में जो ए था उसमें से नया बचा हुआ ए माइनस कर देंगे। मैंने बोला कि 2 किलो लेके चले थे, अभी 500 ग्राम बचा हुआ है, तो कितना ए डिसइंटीग्रेट हो गया? तो तुम बोलोगे यार 1.5 केजी डिसइंटीग्रेट हो गया होगा। तो वही 1.5 केजी किस में कन्वर्ट हो गया? डॉटर में। देखो कहीं जा नहीं रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे बल्ब ले लिया, एक डिब्बे में सारे बल्ब चमक रहे, कुछ देर में कुछ बल्ब फ्यूज होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डिब्बे में जो सारे येलो येलो सारे बल्ब चमक रहे थे, उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ ब्लैक 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 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बुझे बल्ब हो गए, वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। तो हर सेकंड में मान लीजिए किसी समय 5 बल्ब फ्यूज होते हैं, फिर 4 बल्ब फ्यूज होते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे तो नंबर ऑफ बुझे बल्ब थोड़े टाइम के बाद बढ़ते जाएंगे और चमकने वाले बल्ब के नंबर कम होते जाएंगे। मतलब पर सेकंड मान लो कुछ बल्ब फ्यूज होते जा रहे हैं, तो कुछ कुछ बल्ब फ्यूज होते जाएंगे, तो कहीं 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 बुझे बल्ब का पार्ट दिखेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है सैंपल में कि कुछ कुछ ब्लैक 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 जगह, मतलब नॉर्मल बिना चमकने वाले बल्ब दिख रहे हैं, और कुछ जगह अभी भी चमकने वाले। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बुझे बल्ब का नंबर बढ़ता जाएगा और चमकने वाले बल्ब का नंबर कम होता जाएगा। बहुत देर के बाद देखेंगे तो ज्यादातर बुझे बल्ब दिखेंगे। तो आप कह रहे हैं ये जो बुझे बल्ब है यही डॉटर न्यूक्लियस है, और जो चमकते बल्ब है वो मदर न्यूक्लियस है। तो मदर जब डॉटर वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी चमक खत्म हो गई, वो रेडियो एक्टिव से अब नॉन रेडियो एक्टिव हो गई। जो बल्ब अभी भी चमक रहा है वो बाद में बुझेगा, वो अभी भी रेडियो एक्टिव है, वो कभी भी बुझ गया तो फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ऐसा इमेजिन कर लीजिए। सर ये हमने पढ़ा हुआ, ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का सर्किट जैसा है, डिस्चार्जिंग का, या डीके सर्किट में करंट टाइम के साथ एलआर सर्किट में चेंज होता था, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की तरह है। कैपेसिटर में अगर चार्ज भर के हम रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें तो उसमें चार्ज इनिशियली क्यू नॉट होता है, टाइम के साथ चार्ज का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, और सिंपल है। एक बार हमने ये पढ़ा था तो हमारा फॉर्मूला आया था RCln2, अगर आधा कर दें चार्ज को तो RCln2। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही RC की जगह 1/λ है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा टी है, वहां पे t/τ होता था। तो यहाँ हाफ लाइफ का फॉर्मूला t½ इक्वल टू RC की जगह लिखा है, मतलब RCln2 है तो वो 1/λ हो गया, तो ln2/λ 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा डीके कांस्टेंट है, ये एकदम फिक्स वैल्यू है। ये किसी भी मोमेंट पे आधा करने के लिए हाफ लाइफ फेमस टर्म है। हाफ लाइफ की जगह 1/3 लाइफ, 1/4 लाइफ, 1/5 लाइफ भी बना सकते हैं। आपको बस ln में वही नंबर लिखना है जितना फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना है। जैसे कोई बोलता है कोई रेडियो एक्टिव सैंपल अभी x है तो कितनी देर बाद x/5 रह जाएगा, तो ln 5/λ। अगर अभी x है तो कितनी देर बाद x/9 रह जाएगा, ln 9/λ। बहुत सिंपल है, हाफ करना है तो ln 2/λ कर रहे हैं। जिस फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन को पलट के यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। तो कोई बोलता है अभी सैंपल अगर a है या n0 है तो 3n0/5 क्या कब हो जाएगा, तो पलट दो, तो ln a2/a1 या ln k2/k1 अपॉन लैम्डा, मतलब a1/a2। मीन लाइफ का वैल्यू आपको अब ये जो टाइम कांस्टेंट है उसकी तरह लिखना, टाउ इज इक्वल टू 1/λ। इसको डेराइव करने का एक तरीका होता है, लेकिन डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, बाई पार्ट से करना पड़ता है, कोई नहीं पूछता है। तो आप इसको मीन लाइफ है ये, पहले इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते थे। आरसी सर्किट में यही टाइम कांस्टेंट को टाउ, और एलआर सर्किट में L/R को यही कांस्टेंट टाउ बोलते थे। यहाँ पे मीन लाइफ कह रहे हैं या एवरेज लाइफ कह रहे हैं 1/λ को। अगर फंक्शन बनाना है तो n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt, एक फंक्शन ये रहा। अगर मैं टाइम को n इंटू t½ लिख दूं तो n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻, n0 इंटू 1/2 का पावर n लिख सकते हैं, या n इज इक्वल टू n0 1/2 का पावर t/t½ लिख सकते हैं। ऐसा कर दो। किसी ने बोला यार 2 हाफ लाइफ बीतने के बाद आंसर क्या होगा, तो 2 बार 1/2 कर देंगे, 2 बार, 2 हाफ लाइफ बीत गया, मतलब t का वैल्यू 2 हाफ लाइफ है, t का वैल्यू 3 हाफ लाइफ है, तो 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक हाफ लाइफ में नंबर 1/2 हो जाएगा, तो एक और हाफ लाइफ में 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही वाले सवाल ही 70% टाइम्स पूछे जाते हैं। यही वाले सवाल, कौन से वाले?
कि अभी नंबर इतना है तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, कितनी देर के बाद 116 हो जाएगा, कितनी देर के बाद 12.5% रह जाएगा। ये सारे नंबर्स को पकड़ना। अगर आपको 1 मतलब 2 के फैक्टर में डिवाइड करता हुआ नंबर दिख रहा है तो आप हाफ लाइफ काउंट कर दीजिए। अगर आपको परसेंटेज में दिया होगा तो 50% हाफ लाइफ हो गया, 50% का 50% यानी 25% हो गया, उसका फिर से आधा कर देंगे तो 12.5% हो जाएगा, फिर उसका आधा कर देंगे तो 6.125% हो जाएगा। तो ये 5-6 नंबर जो मैंने आपको बोले ये आपको याद करके जाने कैसे, मतलब 6.25% हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, 100%, फिर 50%, फिर 25%, तो एक हाफ लाइफ के बाद 50%, एक और हाफ लाइफ भी था 25%, एक और हाफ लाइफ भी था 12.5%, एक और हाफ भी था 6.25%, फिर एक और हाफ भी था 3.125%। तो ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स में से कई बार सवाल मैंने आते डायरेक्टली देखे हैं। बोल रहा कि अभी अभी जो किसी एलिमेंट का हाफ लाइफ 3 घंटे है, 3 आवर्स, तो ये बताइए कि वो अपने ओरिजिनल वैल्यू का 12.5% कब रह जाएगा। तो आपने बोला यार एक हाफ लाइफ में तो 50 हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ 25 हो जाएगा, तीसरे हाफ लाइफ के बाद 12.5 हो जाएगा, तो 3 हाफ लाइफ बीत जाना चाहिए। लेकिन हाफ लाइफ तो 3 आवर्स की बोली थी मैंने, तो 3 हाफ लाइफ का मतलब है 9 आवर्स के बाद हो जाना चाहिए। तो इसी तरह के आपको सवाल सीधा लॉजिकली सॉल्व कर देने होंगे। ये तो n नॉट इज इक्वल टू 2 का पावर n नॉट अपॉन 2 का पावर n, यही वाला फॉर्मूला है। अगर हाफ लाइफ सीधा इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके टाइम बना है तो अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम एक्टिविटी है। एक्टिविटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई। अभी हमने रेट को पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके था, स्टैटिस्टिकल लॉ जिसको बोलते थे, -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। -dn/dt यानी रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो नंबर है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो ये जिस तेजी से डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि उतने ही मॉलिक्यूल पर सेकंड, उतने ही न्यूक्लियस पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे। तो इस dn/dt जिसका वैल्यू लैम्डा n है, इसको ही हमने नए नाम से स्टार्ट कर दिया और उसका नाम लिख दिया एक्टिविटी। तो इसी ए को एक्टिविटी भी कह रहे हैं, एक्टिविटी। तो आपको एक्टिविटी के लिए लैम्डा इंटू n का ही फॉर्मूला याद रखना है। तो फिर से समझ लो, मान लीजिए एक सिस्टम में अभी 1000 मॉलिक्यूल हैं और मैंने उस सिस्टम को देखा तो उसमें से 10 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं। 1000 मॉलिक्यूल्स थे और उसमें से 10 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे 10 पार्टिकल, इसमें से 10 न्यूक्लियस एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। और ये जो 10 पर सेकंड है, 10 पार्टिकल पर सेकंड, यही इसका एक्टिविटी। तो जैसे जैसे ये नंबर डिक्रीज होके 900 रह गया, तो 9 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे अब इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। पहले 10 थी, इसमें 10 पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे थे, और अब 9 है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, जिसको रेट ऑफ डिके कहते थे, उसी को हम एक्टिविटी कह रहे हैं। तो आपने बोला जिस मटेरियल से ज्यादा पार्टिकल पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, उस मटेरियल का एक्टिविटी ज्यादा है, और जिससे धीरे धीरे कम पार्टिकल पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, वो लेस एक्टिव है ना। एक सैंपल से 5 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, एक से 50 निकल रहे हैं, तुम बोलोगे अरे बाप रे, इसमें बहुत सारा निकल रहा है, ये बड़ा एक्टिव सैंपल है। तो एक्टिविटी का मतलब जितने ज्यादा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होगे, उसी एक्टिविटी को लैम्डा इंटू एन से लिखा है, क्योंकि रेट ऑफ डिके लैम्डा इंटू एन ही था। तो इस लैम्डा इंटू एन से हम कैलकुलेट कर देंगे। लैम्डा आपको कांस्टेंट की तरह दिया रहेगा और एन किसी भी मोमेंट पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो इसको सॉल्व करने, जिस तरीके से n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी था, उसी तरीके से a लैम्डा n होता है। तो a इज इक्वल टू n की जगह लिख दिया लैम्डा n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा n नॉट हो गया इनिशियल एक्टिविटी, तो a इज इक्वल टू a नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप कहेंगे, जैसे अगर किसी सैंपल में बोला कि शुरुआत में मैंने देखा 100 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकलते दिख रहे थे,
तो बताओ कितनी देर के बाद 50 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड दिख रहे होंगे। तो तुम कहोगे कि पहले जो नंबर था वो बड़ा रहा होगा, तो 100 पार्टिकल निकलते थे। अब धीरे धीरे न्यूक्लियस का नंबर कम हो गया, तो अब 50 पार्टिकल निकल रहे हैं। तो जो रिलेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियस में है वही रिलेशन एक्टिविटी में भी है। एक्टिविटी का आप मतलब समझना, एक्टिविटी मतलब कितने पार्टिकल पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसको एक्टिविटी कह रहे हैं। और कितना सैंपल में टोटल न्यूक्लियस है उसको एन कह रहे हैं। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतने ज्यादा डिफरेंस डिके भी होंगे, डिसइंटीग्रेशन भी उतने ज्यादा होंगे। तो बिल्कुल सेम रिलेशन है, बस ए एक्टिविटी का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसका यूनिट भी यही है, यूनिट है डिके पर सेकंड यानी डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो एक्टिविटी का अगर ग्राफ बनाए तो सेम ग्राफ बनेगा, पहले ए नॉट है और बाद में टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। इसमें एक्टिविटी का अगर आप ऐसा फंक्शन भी बनाना चाहें तो सेम आंसर लिख सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है यार ये बताओ इनिशियल तो मैंने देखा था तो एक्टिविटी था 60 पार्टिकल पर सेकंड की, 60 न्यूक्लियस पर सेकंड की एक्टिविटी थी, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, आप कहेंगे 30 पार्टिकल पर सेकंड, एक और हाफ लाइफ भी जाए तो 15 पार्टिकल पर सेकंड। इस तरह से एक्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, नंबर बहुत इनॉर्मस होते हैं, ये 10 15 20 ऐसे नहीं होते, बहुत बड़े नंबर होते हैं। तो आप ये नहीं सोचना सर आप 15 का आधा करेंगे तो 7.5 कैसे होगा, उतने छोटे नंबर पे ये काम भी नहीं करता। ये काम करता बहुत बड़े नंबर पे, यानी 1 मोल 2 मोल ऐसे 10⁻23 के ऑर्डर पे जब एटम्स होते हैं तो उसी में काम करते हैं ये सब लॉस। probability of decay, probability of survival, probability of decay is number of decayed nucleus divided by total number। तो probability हम ऐसे निकालते थे, decayed nucleus का मतलब होता है n नॉट माइनस n अपॉन n नॉट। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो e1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी ऐसा बन जाएगा, या फिर ये 1 माइनस 1/2 का पावर t/t हाफ ऐसा बन जाएगा। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके कह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का मतलब है जितने बच गए और जितने ओरिजिनल थे। बच गए का फॉर्मूला होता है n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे n नॉट से n नॉट कैंसिल कर दिए, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। या 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 1 में से डिके वाली माइनस कर देंगे तो सर्वाइवल वाली आ जाएगी 1/2 का पावर t/t हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, दो फैक्टर और हैं, ये भी ऐसे ही है, टाइम के साथ ये डिके वाला प्रोबेबिलिटी घटेगा, सर्वाइवल वाला कम होता जाएगा, डिके वाला बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली जैसे जैसे नंबर। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में तुमने बोला कि शुरुआत में 100 मॉलिक्यूल्स थे या जो भी 10,000 मॉलिक्यूल्स थे, और फिर मैंने बोला कि 2 हाफ लाइफ के बाद कोई एक किसी भी एक 10,000 में से किसी भी एक न्यूक्लियस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या है। तो अगर मैंने बोला 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, तो 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 वाला तो बचेगा और 3/4 डिके हो चुका होगा, यानी कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस या तो 1/4 के लॉट में होगा या 3/4 के लॉट में होगा। तो 1/4 बचे हुए लॉट में उसका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है और 3/4 वाले में 3/4 है। तो ये बहुत सिंपल कहानी है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके के लिए। हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 डे, प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस विल डिके इन 2 हाफ लाइफ्स। अब ये डिके की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो डिके वाला नंबर 3/4 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज आल्सो 3/4, यानी 3/4 सैंपल में होगा, या 2 हाफ लाइफ बोला ना, 2 हाफ लाइफ, या एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाता है और एक और हाफ लाइफ के बाद 1/4 बचता है। तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी 1/4 और डिके की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो आंसर 3/4 है। Radioactive power plant supplying electrical power to a village uses a radioactive material of half-life T years as the fuel. The amount of fuel at the beginning such that the total power requirement of the village is 12.5% of electrical power available from the plant.
तो प्लांट में जितनी पावर वो बना सकता है उसको, विलेज को केवल 12.5 पावर ही उसकी चाहिए, तो 100% नहीं चाहिए, 12.5 चाहिए। अब जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो रखा हुआ है वो एक हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, तो अगर वो 50% पे भी काम करेगा तो भी विलेज की रिक्वायरमेंट तो 12.5% है, तो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक और हाफ लाइफ में 25% रह जाएगा, एक और हाफ लाइफ में 12.5% रह जाएगा। तो आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें कितनी हाफ लाइफ निकलने वाले हैं। तो हमने बोला कि 12.5% यानी कि 12.5% P इज 100% पावर इंटू ई रेस्ट, या हाफ कर देते हैं, हाफ रेस्ट पावर टी बाय टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू टी ही दिया है सवाल में, तो 12.5 को हम 100% से डिवाइड करें तो ये 1/8 हो जाएगा, और 1/2 का पावर टी बाय टी हो जाएगा। तो आप ये 1/2 का पावर 3 है, तो टी बाय टी का वैल्यू 3 करना पड़ेगा, तो टी का वैल्यू 3t हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और लिखते हैं, ये अल्फा, ये आप खुद कर लेना, ये तो अल्फा बीटा वाले में होना चाहिए था। यूजिंग न्यूक्लियर काउंटर, काउंट रेट ऑफ emitted particle from a radioactive source is measured at t equal to 0, 600 counts per second। ये एक्टिविटी है, यानी 1600 पार्टिकल पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, 1600 न्यूक्लियस पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और 8 सेकंड्स के बाद 100 काउंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब है 8 सेकंड के बाद ये डिके रेट 1600 से डिक्रीज होके ये एक्टिविटी है। तो इनिशियल एक्टिविटी है 1600 और थोड़ी देर के बाद एक्टिविटी है 100। तो हमने फॉर्मूला देखा है कि फाइनल एक्टिविटी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी 1/2 का पावर t बाय टी हाफ। तो पूछ रहा है 6 सेकंड्स के बाद एक्टिविटी क्या होगी, एक बार सॉल्व कर लेते। तो मैंने जब 1600 और 100 लिखा, यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ 1600 लिखा, और 1/2 का पावर t बाय टी हाफ लिखा, और इस टाइम का वैल्यू 8 सेकंड दिया है, तो यहाँ 1600 100 कर दें तो 1/2 का पावर 4 हो गया, इक्वल टू 1/2 का पावर 8 बाय टी हाफ हो गया। तो आपने इक्वेशन बनाया 4 इज इक्वल टू 8 बाय टी हाफ। तो टी हाफ का वैल्यू आया, यानी हाफ लाइफ का वैल्यू 2 सेकेंड्स आया। अगर हाफ लाइफ 2 सेकेंड्स है तो इनिशियल से 6 सेकेंड्स के बाद, यानी इस फॉर्मूले में या तो यहाँ 6 सेकेंड्स लिख दो और इनिशियल एक्टिविटी को 1600 लिख दो, या फिर ये कह दो कि अभी 100 काउंट्स हैं तो उससे 2 सेकंड पहले, 8 सेकंड पे 100 काउंट है तो 2 सेकंड पहले, यानी एक हाफ लाइफ पहले कितना होगा, तो एक हाफ लाइफ पहले मतलब जो पहले रहा होगा उसका आधा अब है, तो आधा वैल्यू पता है तो उसका फुल वैल्यू कितना होगा, तो 200 हो जाएगा। तो हमने बोला 2 सेकेंड्स बिफोर t इज इक्वल टू 8, मतलब 8 सेकंड पे काउंटर का वैल्यू एक्टिविटी है 100, तो 2 सेकंड्स बिफोर 2 सेकंड ही हाफ लाइफ है, तो इसका डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाता है, तो हाफ लाइफ के पहले डबल हो जाना चाहिए। डबल 100 का डबल होता है 200 काउंट पर सेकंड हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल एक्टिविटी से ही सॉल्व कर सकते हैं, 1600 1/2 का पावर t बाय टी हाफ, तो t का वैल्यू है 6 और t हाफ का वैल्यू है 2, तो आप बोलेंगे जी 1600 बाय 8, आंसर आ गया 200। तो या तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से करें, या फिर आपको आइडिया लग गया कि 2-2 सेकंड का हाफ लाइफ बन रहा है, इसका मतलब है हर 2 सेकंड में आधा होगा, तो ये 1600 से 2 सेकंड में 800 रह जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद 400 रह जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद 600 रह जाएगा। तो आप इधर से आगे से ही बढ़ते आओ, या 100 से 2 सेकंड पहले 200 रहा होगा, ऐसे कर लो। चलिए यहाँ पे लिखा है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव, ये होमवर्क है, आप खुद कर लेना है ना, इसमें यही सब पूछा है, सिंपल सवाल है। गिवन सैंपल एक्टिविटी ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी आर इक्वल। अब यहाँ लिखा है कि आफ्टर टाइम टी रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटी आर बी एंड आर ए डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली ई रेज़्ड टू पावर -3t, देन द हाफ लाइफ ऑफ ए इज ln2, हाफ लाइफ ऑफ बी बताना है। तो हमने बोला इनिशियल एक्टिविटी दोनों का सेम है, तो आर ए का फंक्शन बनेगा, इनिशियल एक्टिविटी को ए नॉट बोल देते, ए नॉट ई रेज़्ड टू पावर -λ1t, और आर बी का वैल्यू बनेगा ए नॉट ई रेज़्ड टू पावर -λ2t।
इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो RB अपॉन RA का वैल्यू ई रेस्ट पावर, RB अपॉन RA करेंगे तो ई रेस्ट पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी आ जाएगा। उल्टा लिख दिया ना, RB है तो ये 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, मतलब RB ऊपर रखना है, तो RB ऊपर है तो माइनस λ2t माइनस ही रहेगा, λ1 वाला प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया ई रेस्ट पावर -3t, इसका मतलब है λ2 माइनस λ1 का वैल्यू दिया है 3, मतलब पलट दिया, फिर λ1 माइनस λ2 -3 है तो λ2 माइनस λ1 का वैल्यू दिया 3। अब ये 3 हो गया, इसको लिखते हैं ए का एक्टिविटी है ln2, तो इसको लिख दिया λ1 को, हाफ लाइफ ln2 है तो हाफ लाइफ ln2 बाय लैम्डा होता है, तो हाफ लाइफ का वैल्यू अगर ln2 है ए के लिए तो ln2 अपॉन ln2 करेंगे तो λ1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो λ2 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो λ2 का वैल्यू आ गया 4, हाफ लाइफ का वैल्यू हो जाएगा बी के लिए ln2 बाय λ2 की जगह 4 लिख दिया तो ln2 बाय 4, ln2 बाय 4 आंसर सही लग रहा है। तो इस तरीके के कुछ सवाल आपको मैं दे देता हूँ, उसमें आप करना। 2-4 रेडियो एक्टिव प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैथमेटिक्स है। सबसे बढ़िया बात है कि जब मैथमेटिक्स होती है तो फिर हम लोगों को फिजिक्स ज्यादा लगाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैथ्स हमारी स्ट्रांग है। बाय बाय।